अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी घटना चक्र की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसका ये तीसरा वीडियो है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमीयों में से एक हो जाएंगे। मतलब ये वो कौन सा डिग्री है जहाँ पर जो मेरा फ़ारेनहाइट है और जो मेरा डिग्री है वो सेम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है जिसको बोलते हैं C/5 इज इक्वल टू F-32/9। जहां पर जो C है मेरा वो डिग्री सेल्सियस को बताता है और जो मेरा F है वो मेरा फ़ारेनहाइट को बताता है। आपको पता होगा दोनों ही टेम्परेचर को नापने के अलग अलग यूनिट है, अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर से मुझे पता चला कि सर हमको पता करना है कि C और F जो है बराबर कब होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शंस के हिसाब से आपको रख के देखना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन यदि आप -40 रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का हो सकता है कि आंसर जो है वो मिल जाए। तो ये मेरा हो गया और ऐसे करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो C है वो पता चलेगा कि सर ये भी -40 ही आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -40 डिग्री है। मतलब -40 डिग्री जो है वो उस वैल्यू को संदर्भित करता है जहां पर डिग्री सेल्सियस भी सेम है और जहां पर फ़ारेनहाइट जो है वो भी सेम है। और ये जो क्वेश्चन का इसका जो ये फॉर्मूला है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बन जाता है कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को इतने फ़ारेनहाइट को इतने डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मानव शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेल्सियस है, इसका बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा। अगेन आप क्या करेंगे, आप मैंने कहा ना कि आप फॉर्मूला फिर से लगा देंगे कि C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। और जब इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 98.4। जब आप इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे तब आपको जो डिग्री सेल्सियस है वो 36.89 कुछ मिलेगा डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि सर लगभग जो 37 डिग्री का तापमान है वो एक मनुष्य का एकदम सामान्य क्या है मेरा तापमान है। किसका, किसी भी एक मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का, ठीक है। कुछ बीमार होगा तो हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जिसमें बोलते हैं बुखार हो गया है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। और इसमें क्या करना है कि ये जैसा व्यापक में वर्तमान में पूछ रहा है कि कूट आधारित प्रश्न, और इसमें कूट को आपको देखना है कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, ठीक है। क्या होता है कि उसके अंदर जितनी भी ऊष्मा होती है, जितना भी हीट होता है उसको वो दबा देता है तो ठंडा हो जाता है, ये ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। देखिए जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ बताया वही चीज़ है कि सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो हीट है यानी कि जो भी ऊष्मा है वो एक्चुअल में उस ठंडे पानी के अंदर चले जा रहा है। नॉर्मल पानी जो है ना, नॉर्मल पानी है उसके अंदर वो चला जा रहा है, तो इसीलिए उसका जो हीट है वो क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आंसर मेरा ये है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए सही व्याख्या भी है क्योंकि ठंडा इसीलिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और उसके बाद है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। ठीक है, मतलब ये भोजन पकाने के लिए नमक मिलाते हैं, ये तो ठीक है। क्यों मिलाते हैं बताता हूँ। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ये दोनों ठीक है। तो मतलब ये तो समझ में आया कि सर ए या बी में से कोई है, सी या डी तो नहीं जाएगा क्योंकि दोनों सही है। बट ये देखना है क्या इसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं। अच्छा, भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाते हैं। सबसे पहले देखना, जब भी हम लोग आसमान के ऊपर जाएंगे तो याद रखना कि वहां पर क्या होगा कि सबसे पहले प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब जो भी उसका वायुमंडलीय दाब है ना, तो वो जो दाब है ना वो कम होते जाएगा। प्रेशर जैसे ऊपर जाओगे वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए अब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस जरूरत नहीं है। पता है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो उबलता है, तो उसको एक्चुअल में 100 डिग्री की जरूरत नहीं है, वो उससे कम पर ही क्या होगा, उबलने लगेगा। और जैसे ही मैं उस पर नमक मिलाता हूं ना तो क्या होता है कि उसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि अब क्या होगा कि वो जो मेरा जैसे ही मैंने क्वथनांक बढ़ाया तो उसका जो भोजन है वो थोड़ा और जल्दी पकने लगता है। अब वो इसलिए हो रहा है, देखो ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम है, ये भी मुझे पता है कि टेम्परेचर में ड्रॉप हुआ है और प्रेशर में भी डिक्रीज हुआ है, ये भी मुझे पता है। बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर बात प्रेशर की हो रही है, तापमान टेम्परेचर की नहीं हो रही है। तो अब समझिए कि ये जो चीज कह रहे हैं ये एक्चुअल में है सही, ये भी सही है, बट यहाँ पर सही व्याख्या नहीं की गई है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ना वो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, मेरा बी आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो मेरा बी हो जाएगा। तो इसीलिए ए में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मतलब जब भी घड़े का पानी आप पिएंगे तो देखेंगे फ्रिज से ठंडा पानी मिलता है, और इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण। अब क्या होता है कि यार उसमें ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
मतलब जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। और मतलब देखोगे ना तो देखना, जब घड़ा होता है तो अगर घड़ा है ना, तो घड़ा के बाहर में भी ना थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो आपको देखने को मिलता है। और वो जो देखने को मिल रहा है मतलब सदापन है, हमेशा एक तो गीलापन रहता है उसमें। तो अब ये जो निकल रहा है, जो पानी जो बाहर निकल रहा है, इसे ही बोला जाता है कि क्या मेरा ये इवेपोरेशन है। अब वो इवेपोरेशन ही उसका रीजन है जिसकी वजह से वो जो सतह है उसका वो ठंडा हो जाता है, पूरा सतह ठंडा हो गया। अब सतह ठंडा हो गया तो ऑटोमेटिक उसका जो पानी का जो तापमान है वो सतह को मैच करने के लिए क्या करता है, उसके अंदर की ऊष्मा को क्या करता है, यहाँ पर छोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पर से जो पानी है ना वो टपकने लगता है। तो इस प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से बोला जाता है वाष्पीकरण, जहां पर हम लोग अच्छे से देखते हैं कि कैसे ये जो प्रक्रिया है वो आगे कार्य करती है। ठीक है, उसके आगे मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, अब ये जो क्वेश्चन है ये ध्वनि तरंगों पर आ गया है, तो मैं धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चन को जो है मैं धीरे धीरे शिफ्ट करते जाता हूँ। ठीक है, शिफ्ट मतलब कि आपका जो दिमाग है वो इस हिसाब से तेज चलना चाहिए। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं, ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं, तो तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में आया हुआ है। किसी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है तापमान को कम करने से। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम से कम रहती है। कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, ये तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप देखो, अब जब भी आप ठोस में जाओगे, ठोस मतलब जब भी आप सॉलिड में रहोगे, तो उनके दो कण के बीच की जो दूरी है ना बहुत कम रहती है। और जब भी आप गैस में जाएंगे तो उनके दो कण की जो दूरी सबसे ज्यादा रहती है। तो इसीलिए अब ध्वनि इसके बजाय इसमें ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो तो मेरा सही हो गया कि सर ये सही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट जाते हैं, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की जो गति है वो बढ़ जाता है। जबकि ऐसा है नहीं, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति जो हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब तापमान को बढ़ाने में ध्वनि की गति जो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर मतलब आप कई बार देखना अलग अलग रिलेशन दिखाया जाता है, तो ये सेकंड वाला है ना वो गलत है। थर्ड वाले क्यों जाते हैं कि क्या ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम में जो गति है ना उसकी स्पीड 6420 मीटर पर सेकेंड है, और अगर कांच में आप जानोगे ना तो वो मेरा 5640 मीटर पर सेकेंड। सर ये डाटा मैं इतने सारे कैसे याद रखूंगा, तो उसके लिए यार आपको मैंने कहा ना कि लूसेंट का या फिर 9th-10th का आप बुक उठाएंगे ना तो उसमें अलग से पूरा डाटा एक टेबल बना हुआ है। और अगर वो टेबल आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे को टेलीग्राम मैसेज कीजिए, मैं आपको टेबल को भेज दूंगा। वो टेबल में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ध्वनि जो है किसमें तेज काम करती है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को यार यदि आपको कूट से बचना है तो कुछ तरीके को याद करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन में मजा आया होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप तैयारी कीजिएगा। अनुरणन, अब ये एक नया हो सकता है कि यार इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्बिरेशन। अगर आप 10th का फिजिक्स उठाकर देखेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन जो है वो बना रहता है। बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है, दीवारों, छत एवं धरातल से अपर्वत्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। ठीक है, और दिए गए कूट में सही, अच्छा ठीक है, कूट को मैंने यहाँ पर रखा नहीं है। कूट वही होगा कि पहला वाला जो होगा मेरा असर्शन और रीजनिंग, तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। और सेकंड वाले में क्या होगा, असर्शन भी दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता होगा। और थर्ड वाले में जो है मेरा ए सही है, आर गलत है। और फोर्थ वाले में आर सही है और ए जो है वो गलत है। यही रहता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। फिलहाल मैं बताता हूं कि बड़े गिरजाघर अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, बिल्कुल रिवर्बरेशन, आवाज जो है गूंजता है ना, वो गूंजते का जो कारण है ना उसी को बोलते हैं अनुरणन। ठीक है, ये जनरली जहां भी बड़े हॉल्स होंगे जहां पर साउंड की रिफ्लेक्शन जो है थोड़ी सी उसमें विलंब होगी तो वहां पर आपको गूंजेगा। सेकंड है, दीवार, छतों और धरातल में अपहृत ध्वनि परावर्तन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि यार जैसे ही हॉल की दीवारें हैं या फिर छत है तो वहां पर क्या होगा कि क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप अब वहां कोई स्रोत नहीं है ना कि वहां ध्वनि जो है बने रहे, तो इसीलिए इसी को अनुरणन कहते हैं। और इसीलिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है ध्वनि परावर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, मतलब घर में जो आपका बिजली का बिल आता है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वाटेज, वोल्टेज, ओम और एम्पियर। तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो घर में जो बिजली बिल आता है ना आपका, वो देखना वो जनरली वो आपका किलोवाट आवर को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। और मतलब ये किलोवाट आवर नापने का मतलब क्या है कि आपने एक घंटे में, एक आवर में कितना किलोवाट बिजली को आपने खपत किया। ठीक है, कितना पर हजार किलोवाट, मतलब सीधी सी बात है सर वो 1000 वाट की बात हो रही, इसीलिए मैं उसको किलो जोड़ता हूँ, 1000 वाट की गई। ठीक
ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर केवल और केवल क्या हो जाएगा, केवल और केवल मेरा 1 हो जाएगा। बाकी मुझे ओम तो यार रेजिस्टेंस है, वोल्टेज आपको पता है, ठीक है, और उसके बाद एम्पियर करंट है, आपको सबको ये सब चीज आपको पता है। बहुत इजी क्वेश्चन है एक प्रकार से ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो आपने सुना होगा कि ठीक है यार कि विद्युत चुंबकीय जो भी रहते हैं हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपने ट्रांसफार्मर्स पढ़ा होगा, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, क्या मैंने उल्टा कह दिया, मैंने कहा कि ये मेरा यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को ये मेरा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये इसको मैं डायनामो कहता हूं। और डायनामो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है, कि ये क्या करता है। मतलब आपने अगर वो पढ़ा होगा कि बिजली वाला चैप्टर, करंट वाला चैप्टर, तो आपने उस चीज को जाना होगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार का ये जनरेटर है यार, है ना, जनरेटर आप लोग जानते होंगे, और जनरेटर का क्या कैसे काम करता है उसके लिए आप 9वीं 10वीं की किताब को आप जरूर पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। फिलामेंट के लिए आपको पता होगा कि यार टंगस्टन हम प्रयोग करते हैं, जी हाँ, टंगस्टन, और इसकी खोज की थी बर्गमैन ने, जी हाँ, टॉर्बन बर्गमैन ने इसकी खोज की थी। और इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक और क्वथनांक दोनों जो है वो बहुत क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक मतलब आपको पता होना चाहिए ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है कि हीट है, रोशनी है, तो उसमें बहुत ज्यादा हीट का डिस्पैच होगा, तो हीट डिस्पैच होने के लिए हमें ऐसा कुछ मटेरियल चाहिए था जो बहुत देर तक सर जले ना, तो उसके लिए हमने उपयोग किया था इस चीज को, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लास्ट में है क्या कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये मेरा तड़ित चालकों से है कि तड़ित चालक वाला आपने देखा ही होगा, हर घर के ऊपर, बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगा रहता है। इमारतों को नष्ट होने से बचाती है, ठीक है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि सर वो जो बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर ऐसे करके जो तड़ित चालक रखा रहता है उसमें अर्थिंग होता है। अर्थिंग क्या करता है, डायरेक्टली उसको जो भी इलेक्ट्रिक आया, जो भी मतलब बिजली आया, उस बिजली को डायरेक्टली उसके माध्यम से क्या करेगा, वो सीधे से जमीन में उसको डाल देता है। तो इसीलिए बिना देरी करे ऑप्शंस में यही है, ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही आंसर है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है वो कौन सा है। क्या वो चांदी है, क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो कॉपर है, क्या वो लोहा है। इन चारों में से मैं देखो सबसे हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे हाईएस्ट मुझे पता है कि क्या हो सकता है। आपको इन चारों के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा आंसर जो सही होगा। आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।